सीधा इस ताज़ा और बेहद पेचीदा विश्लेषण में उतरते हैं। एक ऐसा भू राजनीतिक ड्रामा जहां अमेरिका और ईरान के बीच एक विनाशकारी युद्ध शुरू होने ही वाला था और फिर बिल्कुल आखिरी पल में अचानक टल गया। ये सिर्फ एक मामूली सीज़फायर नहीं है, बल्कि एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप है जिसने सच में पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। आइए इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाते हैं। अब जरा सोचने वाली बात है, एक बड़े पैमाने का मिलिट्री अटैक प्लान हो चुका था, मंगलवार को हमला होना था, लेकिन उसे रोकने का फैसला किसी बंद कमरे की खुफिया ब्रीफिंग से दुनिया को नहीं पता चला, बल्कि सोशल मीडिया के इस एक पोस्ट से सामने आया। ये दिखाता है कि आजकल हाई स्टेक्स कूटनीति कितनी तेजी से और कितनी पब्लिकली काम कर रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। रुका हुआ सैन्य हमला, शांति की टाइमलाइन, आर्थिक स्थिरता के मुकाबले दबाव की राजनीति, कूटनीतिक मांगें, ड्रोन और मध्यस्थों की भूमिका और आखिर में ग्लोबल ऑयल मार्केट पर इसका असर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रुके हुए सैन्य हमले की, बिल्कुल आखिरी पल का ठहराव। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वॉशिंगटन का हाथ किसी और ने नहीं, बल्कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी के उनके अपने पारंपरिक सहयोगियों ने ही पकड़ा। इन नेताओं ने सीधे दखल दिया और कहा कि गंभीर बातचीत चल रही है, इसे अभी रोकिए। असल में उन्हें साफ दिख रहा था कि ट्रंप प्रशासन की जो ये दबाव की कूटनीति है, वो पूरे मिडल ईस्ट को आग में झोंक देगी, और जाहिर है इस तबाही की सबसे बड़ी कीमत खुद इन खाड़ी देशों को ही चुकानी पड़ती। अब इस रुके हुए हमले की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस रुकी हुई शांति की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। हालात कितने नाजुक हैं, इसे ऐसे समझते हैं। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल के हमलों से ये युद्ध शुरू हुआ। फिर 8 अप्रैल को एक बहुत ही कमजोर सा युद्ध विराम हुआ, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद 13 अप्रैल को अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी और वो समझौता टूट गया। अब मध्य में आते आते नए शांति प्रस्तावों की वजह से इस मंगलवार के हमले को रोका गया है। ये पूरा क्षेत्र बस युद्ध और एक बहुत ही नाजुक शांति के बीच पेंडुलम की तरह झूल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दबाव की कूटनीति और आर्थिक स्थिरता के बीच जो टकराव है उसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही साफ विरोधाभास है। एक तरफ है अमेरिका की सैन्य रणनीति। वॉशिंगटन सैन्य खतरे और दबाव का इस्तेमाल कर रहा है ताकि तेहरान को तुरंत घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके, खासकर उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर। और दूसरी तरफ हैं खाड़ी के अरब देश, जो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। उनका फोकस है लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता, सऊदी अरब का विजन 2030 और यूएई के बड़े वित्तीय सपने। उन्हें पता है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान पलटवार करेगा, और वो पलटवार उनके देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर होगा। उनका अरबों डॉलर का सपना तो रातों रात खाक हो जाएगा। और सिर्फ विदेश नीति ही नहीं, घरेलू राजनीति का दबाव भी तो है। 64% अमेरिकी वयस्कों का मानना है कि इस युद्ध में उतरना ही एक गलत फैसला था। मिड टर्म चुनाव सिर पर हैं और कोई भी प्रशासन इस तरह की राजनीतिक लायबिलिटी मोल नहीं लेना चाहेगा। ये आंकड़ा वॉशिंगटन की आक्रामकता पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा रहा है। अब आते हैं असली अड़चनों पर, मांगें और कूटनीतिक गतिरोध। ये दोनों पक्षों की मांगों की लिस्ट पर नजर डालें तो समझ आ जाएगा कि गतिरोध इतना गहरा क्यों है। वॉशिंगटन की रेडलाइंस बिल्कुल स्पष्ट हैं। ईरान को सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट तक सीमित रखना और अपना सारा उच्च संवर्धित यूरेनियम उन्हें सौंपना। इसके बिल्कुल उलट तेहरान की अपनी अडिग मांगे हैं। उन्हें अपनी फ्रीज की गई सारी संपत्ति वापस चाहिए, युद्ध के नुकसान का हर्जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, होर्मुज जल डमरूमध्य का नियंत्रण चाहिए। इन दोनों के बीच समझौते की जो खाई है, वो सच में पाटी नहीं जा सकती। और अगर किसी को लगता है कि सैन्य धमकियों से ईरान डर जाएगा, तो ये बयान उस सोच को खारिज करता है। इतनी धमकियों के बावजूद तेहरान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है। ये साफ दिखाता है कि उनकी बातचीत करने की रणनीति अपनी संप्रभुता और सम्मान को बचाए रखने पर टिकी है। सिर्फ सैन्य हथकंडों से किसी देश को कूटनीतिक रूप से हराया नहीं जा सकता। ये बात अब साफ होती जा रही है। इसी संप्रभुता को और मजबूत करते हुए तेहरान ने एक बहुत ही चतुर चाल चली है। उन्होंने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बना दी है। ये सिर्फ कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को एक सीधा चैलेंज है। उन्होंने एक तरह से ग्लोबल ट्रेड के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते को बातचीत के टेबल पर अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। इन कूटनीतिक चालों से आगे बढ़ते हैं उन चीजों की तरफ जो सच में खतरनाक हैं: ड्रोन, सुरक्षा और इस पूरे मामले के मध्यस्थ।
अब जरा इस मध्यस्थता के खेल पर ध्यान देते हैं, जो काफी हैरान करने वाला है। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान मुख्य मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन क्या वो सच में न्यूट्रल है? एक तरफ रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान अपने एयरबेस पर ईरानी विमानों को पनाह दे रहा है, और ठीक उसी समय ईरान को ही काउंटर करने के लिए 8,000 सैनिकों को सऊदी अरब भेज रहा है। जब मुख्य मध्यस्थ ही दोनों तरफ खेल रहा हो, तो ऐसे नाजुक माहौल में विश्वास कैसे कायम होगा? और खाड़ी देशों के नेता युद्ध रुकवाने के लिए इतने बेताब क्यों थे, उसका जवाब इस घटना में है। यूएई के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक अज्ञात ड्रोन से आग लग गई। ये प्लांट यूएई की 25% बिजली पैदा करता है। एक अकेला ड्रोन अगर सुरक्षा घेरे को पार कर ले, तो वो किसी भी देश के महत्वपूर्ण न्यूक्लियर या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके पूरी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। ये डर बहुत असली है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि शांति वार्ता चल रही हैं तो बंदूकें शांत हैं। बिल्कुल नहीं। इराकी सीमा के पास कुर्दिस्तान में ईरान के ताज़ा सैन्य हमले ये साबित करते हैं कि टेबल पर चाहे जो भी बातें हो रही हों, ग्राउंड पर हर किसी की उंगली ट्रिगर पर ही है। सुरक्षा प्राथमिकताएं पल पल बदल रही हैं। अब इस पूरे मामले को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ने वाले इसके भयानक असर को समझते हैं। $29 बिलियन। बस इस नंबर को जरा दिमाग में बैठाइए। ये सिर्फ अमेरिका को अब तक इस संघर्ष में उठानी पड़ी अनुमानित लागत है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है, लेकिन दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को जो नुकसान हो रहा है, उसके सामने ये बस एक छोटी सी शुरुआत भर है। इस चार्ट पे नजर डालते हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में तनाव का सीधा असर तेल की कीमतों पे पड़ा है। युद्ध से पहले क्रूड ऑयल $70 पर था। अभी के तनाव के बीच ये 111 पर पहुंच गया है। लेकिन अगर कूटनीति फेल हो जाती है और युद्ध फिर शुरू होता है, तो ये $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। ये कोई मामूली उछाल नहीं होगा। ये रातों रात दुनिया भर में ऐसी महंगाई लाएगा जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इस प्रेशर का नतीजा देखिए। बाजार को शांत करने के लिए अमेरिका को मजबूर होकर रूसी तेल पर प्रतिबंधों की जो छूट थी, उसे 30 दिन और बढ़ाना पड़ा है। ये दिखाता है कि मिडल ईस्ट का ये गतिरोध किस तरह दूरगामी असर डाल रहा है, जहां अमेरिका को ग्लोबल एनर्जी मार्केट बचाने के लिए अपनी ही पाबंदियों से पीछे हटना पड़ रहा है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि पूरा का पूरा क्षेत्र इस वक्त तलवार की धार पर चल रहा है। एक तरफ है स्थायी कूटनीतिक समाधान, जिसके लिए दोनों पक्षों को ऐसे समझौते करने होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए, और दूसरी तरफ है एक खुला विनाशकारी युद्ध। हालात इतने नाजुक हैं कि किसी भी वक्त एक गलत ड्रोन स्ट्राइक या एक गलत संदेश इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा सकता है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। क्या वाकई सिर्फ डराने धमकाने और दबाव बनाने से किसी देश को झुकाया जा सकता है, या फिर मिडिल ईस्ट इस वक्त पूरी तरह से आर्थिक और सैन्य तबाही से बस एक छोटी सी गलती, एक मिसकैलकुलेशन की दूरी पर है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में कूटनीति की पूरी दिशा तय करेगा।